बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 15 नवंबर सर्जरी पेपर। स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट को लैटरल ब्लो हुआ है टू द नेक और नेक को फिबुला का फ्रैक्चर है। तो जब भी नेक को फिबुला का फ्रैक्चर होगा कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी। क्लियर। और इसके साथ पेरोनियल आर्टरी या फिबुलर आर्टरी होती है। नेक्स्ट इज मीडियल सोल ऑफ फुट पे नंबनेस है और टो की फ्लैक्शन नहीं हो पा रही। तो जो सोल ऑफ फुट है और प्लांटर फ्लैक्शन होना ये काम होता है टिबियल नर्व का और यह टार्सल टनल सिंड्रोम में डैमेज होती है। नेक्स्ट इज के डिसेंडिंग क्लोन क्या इस्कीमिया है। डिसेंडिंग क्लोन हाइंड गट में आता है और हाइंड गट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। इसकी स्पेसिफिकली सिग्मोइडल ब्रांचेस जो सिग्मोइड क्लोन को और डिसेंडिंग क्लोन को सप्लाई करती है। नेक्स्ट एक है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और वेट लॉस है। तो ये कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास में होता है। अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन होता है और ये इसका जो ट्यूमर मार्कर है या जीन म्यूटेशन है वो के रास होती है। के रास होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज मीडियल 1.5 डिजिट्स इस पे सेंसरी लॉस है और हाइपोथिनार एमिनेंस पे भी। तो ये अल्नर नर्व की निशानी होती है। पेनलेस हीमाचुरिया है तो ये ब्लेडर के कैंसर में देखने को मिलता है। बायोप्सी पे पता लगा है कि स्मूथ मसल का ट्यूमर है। स्मूथ मसल के ट्यूमर को लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। स्केलेटल मसल के ट्यूमर को रेब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। पेशेंट को रीनल कॉलिक की पेन है और ये स्क्रोटम में जा रहा है। अगर ये स्क्रोटम में जा रहा है तो जेनिटोफिमोरल नर्व और अगर ये लॉइन टू ग्रॉइन में जा रहा है तो इलियो इंग्वाइनल नर्व आपने रट्टा मारना है। डर्माटोम रट्टा मारना T10 से लेकर L2 होता है। नेक्स्ट इज मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन इसका फ्रैक्चर हुआ है वो भी इसके सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर। जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होता है वो फ्रंटल बोन से बनता होता है और अगर ये फ्लोर को डैमेज कर दे तो ये ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है। फोरामिन ओवेल का ट्यूमर है। फोरामिन ओवेल में से मैंडिबुलर नर्व पास करती है जो सारे मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती है। लेकिन एक मसल सपेयर्ड हो जाएगा वो है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। क्लियर। क्योंकि जो डाइगैस्ट्रिक मसल है उसकी दो बैली होती है। एंटीरियर बैली तो मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई लेती है लेकिन जो पोस्टीरियर बैली है वो फेशियल नर्व से सप्लाई लेती है। क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एसिडोसिस का मतलब है प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आपको ऐड करना पड़ेगा। एक पेशेंट को ट्रॉमा S2 S3 S4 से ऊपर है। जब S2 S3 S4 से ऊपर है तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है तो इसमें ब्लैडर हाइपर एक्टिव हो जाएगा जिसको स्पास्टिक ब्लैडर कहते हैं या ऑटोमेटिक ब्लैडर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको वाटरी डायरिया है, ब्लॉटिंग है और वेट लॉस है और स्टूल एंटीजन पॉजिटिव है। स्टूल एंटीजन पॉजिटिव है ठीक हो गया। डैट मीन्स कि कोई इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो बेस्ट आंसर इज जियार्डिया क्योंकि एंटमाइबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला और शिगेला ये तीनों ब्लडी डायरिया करवाते हैं। अगला क्वेश्चन SK20 से रिपीट है। इसमें स्प्लिंटर इंजरी हुई है, कोई बम ब्लास्ट के टुकड़े थे जिसकी वजह से इंजरी हुई है। बस इसमें रट्टा मार लेना कि जो सर्जन है उसने अपनी उंगलियां कहाँ डाली हुई है? कल्डी सैक में डाली हुई है नियर द बेस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे कल्डी सैक आ जाए नियर द बेस ऑफ हार्ट तो यहाँ पे ओब्लिक साइनस होता है। ये वही स्टेटमेंट है जो 3 से 4 पेपर्स में रिपीट हो रही है, इसको नहीं चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट डाइजॉर्ज सिंड्रोम का है जिसमें Catch22 होता है। C फॉर क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप आ जाएगा। वैसे C फॉर कार्डिक डिफेक्ट कर लो, A फॉर एबनॉर्मल फेसिस, T फॉर थाइमिक एप्लेजिया, C फॉर क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो जाएगा और H फॉर हाइपोकैल्सीमिया। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को कॉम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया है तो मिथाइल डोपा एंटी हाइपरटेंसिव है जो कॉम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया करवा देती है। टॉर्च इन्फेक्शन जो में सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस और इसके दो पॉइंट्स बताए थे कि ये कैट फीसिस से होता है, दूसरा रॉ मीट खाने की वजह से होता है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हुआ है MCA टेरिटरी के अंदर। अब जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इन्फॉक्शन है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी के अंदर आपको स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, हाइपरटोनिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है और क्लोनस देखने को मिलती होती है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वो कौन सी ड्रग है जो सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल को इनहिबिट करती है? दिस इज डाइजॉक्सिन और डाइजॉक्सिन कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है। बाइलोब्ड स्पेक्टिकल शेप एक्स तो रट्टा मार लो, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं और जो पैरासिटिक या एलर्जिक रिएक्शन में इयोजिनोफिल्स का लेवल देखने को मिलता है। UTI है और स्वार्मिंग मोटिलिटी है। स्वार्मिंग मोटिलिटी और यूरियस पॉजिटिव तो ये प्रोटीएज मिराबिलिस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट इज आयन की ट्रांसपोर्ट जो एसिड सिक्रेटिंग
पैराइटल सेल्स होते हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है जो प्रोटॉन पंप्स को इंसर्ट करता है। ठीक हो गया। प्रोटॉन पंप्स ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, यहाँ पे पीपीआई काम करती होती है। फर्स्ट 15 डिग्री या 30 डिग्री की एबडक्शन नहीं हो पा रही तो आंसर इज सुप्रास्पाइनेटस। 0 से लेकर 15 के लिए सुप्रास्पाइनेटस है विच इज सप्लाइड बाय सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जबकि 15 से लेकर 90 वाला डेल्टोइड है विच इज सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व। 90 से ऊपर यानी ओवरहेड एबडक्शन, तो यहाँ पर ट्राइपीजियस जिसके लिए आती है 11वीं नर्व आती है, और सेराटस एंटीरियर जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। लो ग्रेड फीवर है, ड्राई कफ है और जॉइंट पेन है, मतलब पेशेंट को एटिपिकल नमूनिया है एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एटिपिकल नमूनिया इज माइकोप्लाज्मा नमूनियाई। नेक्स्ट इज जब पेल्विक ब्रिम के ऊपर यूरेटर को लाइगेट करते हैं तो पेल्विक ब्रिम पर ये ओवेरियन वेसल्स को या फिर इंटरनल इलिक वेसल्स को क्रॉस करता होता है। डिफिकल्टी क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन-डिलनबर्ग साइन पॉजिटिव है और वैडलिंग गेट है, तो ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की पैरालिसिस की वजह से देखने को मिलता है। बेस्ट आंसर इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अगला क्वेश्चन ईएनटी का है, इसमें देखो पेशेंट को डल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ईयर फ्लूइड लेवल है। आंसर इज कौन सा होता है? सीरस ओटाइटिस मीडिया। और मैं ये ऐसे बताता हूँ कि सीरस ओटाइटिस मीडिया में पानी भरा हुआ है, बी से भरा हुआ है और बी से टाइप बी ट्रेसिंग देखने को मिलेगी। पेनिसिलिन एलर्जी है, मतलब पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्टाफिलोकोकस ऑरियस कन्फेक्शन है, पेनिसिलिन एलर्जी है, तो फिर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? क्लिंडामाइसिन हम दे सकते होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव को कवर करती होती है। नेक्स्ट इज एक ग्लूकोज लेवल 6.7 है, इसको 18 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक सो ये 120 तक आएगा, और 100 से लेकर 126 तक जो आरबीएस होती है ये क्या फास्टिंग क्या शो करती है? प्री डायबिटीज़ को, जिसको इम्पेयर्ड डायबिटीज़ भी कहते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल क्या पड़ा हुआ होता है? मीडियन नर्व पड़ी होती है। यू कैन रिमेंबर बाय मिमोनिक एमबीबीआर। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स का टेंडन होता है और रेडियल नर्व आपको देखने को मिलती है। पिंसर मूवमेंट यानी पिंसर पेंसिल को होल्ड करने वाली मूवमेंट है इन्वॉल्विंग द इंडेक्स फिंगर, मतलब जो पिंसर मूवमेंट होती है और अपोजिशन ये मीडियन नर्व कंट्रोल करती होती है। क्लियर। तो आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको स्ट्रैडल इंजरी हुई है। स्ट्रैडल इंजरी में एंटीरियर यूरिथ्रा जिसको पिनाल यूरिथ्रा भी कहते हैं और बल्बर यूरिथ्रा भी कहते हैं, ये डैमेज हो जाता है और इसमें यूरिन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में इकट्ठा हो जाता है और वहां से ये पेरिनियम में या स्क्रोटा में चला जाता है। जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है और ये कहाँ से निकलती है? अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस C5 C6 है। मीडियल थाई पे सेंसेशन नहीं हो पा रही, मीडियल थाई ऑब्चुलेटर कंपार्टमेंट है, ऑब्चुलेटर नर्व L2 L3 L4। नेक्स्ट इज बेक्स ट्राइएड जिसमें ब्लड प्रेशर कम है, नेक वेन डिस्टेंडेड है, मफल्ड हार्ट साउंड है, तो ये बेक्स ट्राइएड है, कार्डिक टेम्पोनाड में देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो चुका है, जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ से पस आ रही है, तो सबसे पहले आपने कल्चर सेंसिटिविटी करनी है उस पस की, फिर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन है। अब माइट्रल वाल्व की रिप्लेसमेंट सर्जरी कब करते हैं? ऊपर इंडिकेशन बता दी है, जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो और लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड सिस्टोलिक डायमीटर 40 मिलीमीटर से ज़्यादा आपको देखने को मिले। इसके बाद एक बच्चा है जिसको वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन माँ कह रही है कि आपने एंटीबायोटिक दे दो, लेकिन फिजिशियन कह रहा है कि एंटीबायोटिक नहीं देनी क्योंकि एंटीबायोटिक बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी, तो अननेसेसरी हार्म मतलब नुकसान ना पहुंचाना बच्चे को, तो बेस्ट आंसर इज नॉन मैलिफिसेंस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज आगे चलते होते हैं। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो ब्रेस्ट होता है वो पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर पड़ा हुआ होता है। क्लियर। सेप्सिस वाला पेशेंट है और सेप्सिस वाले पेशेंट में डीआईसी हो जाता है कि उसमें डाइमर्स बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट कम होता है, पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है, तो ये डीआईसी है। इसमें फ्लूइड देंगे, एफएफपी एंटीबायोटिक देंगे सेप्सिस को काउंटर करने के लिए। एक पेशेंट को वार्म ट्यूमर है यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको नॉकटर्नल पेन एनसेट से ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक हो जाता है तो ये ओस्टियाइड ओस्टियोमा है, और अगर नहीं ठीक होता तो ये ओस्टियोक्लास्टोमा होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है 6 साल का बच्चा जिसकी टांगे मुड़ी हुई है, स्वॉलन कोस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन है, तो ये रिकेट्स का सिनेरियो है, फिर भी इसमें कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है और एएलपी का लेवल ज़्यादा है, तो वंस अगेन रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से है। रेस्टिंग ट्राइमर, ब्रेडिकाइनेजिया और शफलिंग गेट है, तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस?
तो ये पार्किंसन है और पार्किंसन के अंदर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक पेशेंट है जिसको बोन पेन है, विटामिन डी का लेवल कम है और हाइपोकैल्सीमिया है, यानी उसको आ, एक ओस्टियोपोरोसिस होती है और एक ओस्टियोमलेशिया होती है। जब विटामिन डी का लेवल कम होता है, कैल्शियम कम होता है, जिसके नतीजे में पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड जो ठीक हो गया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो बिल्कुल सेंस नहीं बना पा रही, तो ये वर्निकीज एफेजिया में देखने को मिलता है। तो ये सारे एफेजिया रट्टा मार लेना। ब्रोकास में मोटर फंक्शन खराब होगा, वर्निकीज में विजडम कॉम्प्रिहेंशन खराब होती है, एंगुलर गाइडस में एनोमिक एफेजिया देखने को मिलता होता है। ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी है और CO2 का लेवल ज़्यादा है। दिस इज द मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और ये किससे ज़्यादा प्रोसिपिटेट होता है? बेस्ट आंसर इज सक्सिनाइल कोलिन। लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो क्या रखोगे? हैलोथिन प्रेफर कर लोगे। क्लियर? डीप प्रेशर और वाइब्रेशन ये पैक्सिनियन कॉर्पसल का फंक्शन होता है, तो इसको ठीक कर लेना। हमारे जीआईटी का ट्यूबुलर पार्ट जिसमें लिम्फोइड एग्रीगेट है, तो ये अपेंडिक्स में देखने को मिलता होता है। जो थायजाइड डायूरेटिक है, ये अर्ली डीसीटी पे काम करती है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। पीसीटी नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स इधर ही देखने को मिलते हैं। गर्ड वाला पेशेंट है, हमें पता है कि गर्ड वाले पेशेंट में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, विच इज कॉल्ड बैरेट इसोफेगस। और बैरेट इसोफेगस की क्या कॉम्प्लिकेशन है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो इस पेशेंट को क्या हो चुका है? कैंसर हो चुका है, क्योंकि पेशेंट को डिस्फेजिया हो चुका है। क्लियर? लैटरल रिस्ट एंड थम, लैटरल रिस्ट को छोड़ दो, थम को रट्टा मार लो। थम का होता है C7 होता है। जो आपकी मिडल 3 फिंगर्स होती है वो C7 है, और जो लिटिल फिंगर है वो C8 है। मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म T1 है और मीडियल साइड ऑफ आर्म T2 है। रिकरेंट पस डिस्चार्ज साइनस ओपनिंग से हो रहा है एट द अपर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड। दिस इज द सर्वाइकल साइनस या ब्रेंकियल साइनस होती है। इसका बेस्ट आंसर है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च या क्लेफ्ट से राइज करती होती है। चाइना वाला पेशेंट है और उसको नेजोफेरेंजियल कैंसर हो चुका है। वैसे नेजोफेरेंजियल कैंसर एप्स्टीन बार वायरस से कॉमन होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अगर एक पेशेंट की एग्जामिनेशन किया जाए और इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा है चेस्ट ब्रीदिंग से, इसका मतलब है डायफ्राम और एब्डोमन के मसल्स ज़्यादा काम कर रही है। बायलैटरल वीकनेस ऑफ ऑल लिम्स, सारे लिम्स की वीकनेस है और लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द नेक है। क्लियर? अब इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए ना, वो बेस्ट आंसर होना चाहिए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्लियर? वैसे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, क्योंकि जो आपका एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसका इन्फाक्शन हो चुका है। तो ये अगर ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होता तो पेशेंट में टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन खराब होती, यानी डोर्सल कॉलम इन्वॉल्व होता। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें टेस्टिस छोटे होते हैं, बाकी सब चीज़ें बड़ी होती हैं। टाल स्ट्रेचर होता है, गायनिकोमास्टिया होता है, तो ये 47XXY होता है। हाइपोकैल्सीमिया और रिकरेंट इन्फेक्शन है ड्यू टू एब्सेंट थाइमस, तो ये Catch-22 डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, जिसमें थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच ये नहीं डेवलप होती। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पिंक प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो ये क्या होता है? ये प्रोटीन होती है जो हाईलिनिशियस होती है। क्लियर? एक चाइल्ड है जिसको दूध पीने के बाद डायरिया, ब्लॉटिंग हो जाती है, जब मतलब उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब ये लैक्टोज कोलोन में जाएगा तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वाया एनारोबिक फर्मेंटेशन। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर्ट के अंदर PROV, P से पल्मोनरी स्टीनोसिस, R से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, O से ओवरराइडिंग अयोर्टा और V से VST, ये चार चीज़ें देखने को मिलती है। एक मेल है जिसको इनफर्टिलिटी है, जो वुल्फियन डक्ट है, मेल वाले स्ट्रक्चर है वो डेवलप किए हुए हैं, लेकिन फीमेल वाले स्ट्रक्चर नहीं डेवलप किए हुए। साफ बात है कि मेल है वो। तो जो मुलेरियन डक्ट है जिसको पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक बनाती है, यानी ये फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर 1/3 ऑफ वजाइना बनाती होती है। क्लियर? जबकि वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट ये मेल डेरिवेटिव्स बनाती है, लाइक सेमिनल वेसिकल, एपिडिडिमस और वास डिफरेंस है। एक कोल माइनर है, उसकी बायोप्सी की गई है, बायोप्सी में लिम्फ नोड बिल्कुल काले हुए हुए हैं। दिस इज ड्यू टू कार्बन पार्टिकल डेपोजिशन विच इज एंथ्राकोसिस। अब जो थोरेसिक डक्ट होती है वो कहाँ ड्रेन होती है? जहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिलके ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती होती है, उनका जो जंक्शन होता है वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो ये विटामिन B12 में देखने को मिलता होता है। अब ये बड़ा ब्लर पेज है, लेकिन मैं आपको फिर भी
बता देता हूँ। जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, वो हमारे सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता होता है। क्लियर। एक पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हुई है और उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, जो थर्स्ट है उसको एक्टिवेट करने वाला मेजर हार्मोन इज एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन है और हाइपोक्लेमिया है, डैट मीन्स एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है और एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलर से प्रोड्यूस होता है। एक पेशेंट है रीनल फेलियर वाला पेशेंट है और उसको वेंट्रिकुलर एरिथमियास हो चुकी है। अब ये क्यों होया? क्योंकि हाइपरक्लेमिया हो जाता है और हाइपरक्लेमिया में टाल टेंटेड टी वेव देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट को फ्लैंक पेन, फ्लैंक मैस और हीमाचूरिया है, तो ये रीनल सेल कैंसर में होता है और ये VHL जीन म्यूटेशन की वजह से होता है और उसका क्रोमोसोम नंबर 3 होता है। डायबिटिक पेशेंट है जिसको कुस्मोल ब्रीदिंग है और फ्रूटी ऑर्डर है, दिस इज द DKA वाला पेशेंट, तो इसमें नॉर्मल सलाइन देंगे और ग्लूकोज देंगे और पोटेशियम की रिप्लेसमेंट करेंगे। बड़ा ही ब्लर MCQs थे। ओके, कोई नहीं, खैर है। पक्का ही MCQ 670 था। ओके हाँ, अब 71 है। लगता है कि मुझे भी ब्लर MCQ ही रास आती है, सही MCQ मुझे भी नज़र नहीं आते। क्लियर। अब जो आपका एड्रिनल मेडुला होता है वो कैटेकोलामीन्स प्रोड्यूस करता है और ये कैटेकोलामीन्स टायरोसिन से प्रोड्यूस होते हैं। टायरोसिन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कैटेकोलामीन्स। इसके अलावा टायरोसिन से मेलानिन भी बनता होता है, लेकिन टायरोसिन खुद किससे बनता है? फिनाइल एलानिन से बनता होता है। एक पेशेंट को एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है और हाइपोटेंशन है, यानी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए डोपामीन और डोब्यूटामीन देते होते हैं। क्लियर। जो डोब्यूटामीन है वो बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती होती है। एक पेशेंट को प्रोफ्यूज वॉमिटिंग और डायरिया है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। इसमें नॉर्मल सेलाइन देते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज एक पेशेंट को फीवर है और हाइपोटेंशन है। जब भी फीवर आ जाए और हाइपोटेंशन यानी शॉक आ जाए तो आपने सेप्टिक शॉक की तरफ जाना होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। नेक्स्ट एनाफिलैक्टिक शॉक है जिसमें वीजिंग, हाइपोटेंशन, उल्टीकेरिया है। अब एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन देते हैं और ये IgE मीडिएटेड होता है। एक पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया है, अब ये सूडोमोनास की वजह से होता है और सूडोमोनास के लिए सेफिपीम दे सकते हैं या पिपारसिलिन टेजोबैक्टम दे सकते हैं। मर्सा के लिए बेस्ट इज वेनकोमाइसिन, अगर वो अवेलेबल ना हो तो लिंजोलाइड दे देना। क्लियर। एक IV ड्रग यूज़र है जिसको फीवर है और पेन है एट द इंजेक्शन साइट, तो ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यू स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है विच इज़ सेलुलाइटिस या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, मर्सा की वजह से होता है। येलोइश डिसकलरेशन ऑफ टीथ है तो ये टेट्रासाइक्लिन की वजह से होती है, जो कि 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर तो ये स्टेफाइलोकोकस है और कैटालेस पॉजिटिव कोआगुलेस पॉजिटिव है तो ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है। हिपैटोसेलुलर कैंसर है और फार्मर है। फार्मर में HCC क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। अगर ये एंजियोसार्कोमा होता तो बेस्ट आंसर शुड बी आर्सेनिक। क्लियर। इन्फ्लेमेशन के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के टिश्यू में पहुंच जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मार्जिनेशन होती है। मार्जिनेशन एडियन नहीं, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस। ट्रांसपोस्ट मैक्सिमम का मतलब है कि थ्रेशोल्ड से पहले सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा और जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तो ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब जो गैस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करती है, लाइक अगर हमने परफ्यूम छिड़का है तो सिंपल डिफ्यूजन से गैस कर जाती होती है। नेक्स्ट इज एक बॉयल है, फ्रंकल है डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस में और ये कैवर्नस साइनस पे इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब ये इन्फेक्शन क्यों फैलेगा? फेशियल वेन के थ्रू, कि फेशियल वेन से एंगुलर वेन में जाएगा, फिर वहाँ से ऑफ्थैल्मिक वेन में जाएगा, फिर ये कैवर्नस साइनस में जाएगा और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस करवा देगा। जो टिरागोपैलेटिन फोसा और इंफ्राटेम्पोरल फोसा ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं टिरागोपैलेटिन फिशर से और यहाँ पे नर्व कौन सी गुजरती है? मैक्सिलरी नर्व गुजरती है। अब इसोफेगस के 2 कैंसर है, जो स्क्वेमस सेल कैंसर होता है वो वैसे तो ये स्क्वेमस सेल कैंसर इसोफेगस का एप्स्टीन बार वायरस से नहीं होता, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही रख सकते हैं। लेकिन स्क्वेमस सेल कैंसर अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग से होता है, जबकि एडिनोकार्सिनोमा GERD या बैरेट इसोफेगस से होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट है, एक्सरे में कॉफी बीन साइन है तो ये आपको सिग्मॉइड वॉल्वुलस में देखने को मिलता है, जिसको सिग्मॉइड आर्टरी सप्लाई करती होती है। हम क्या कर रहे हैं? हम लंग कैंसर मतलब डिजीज से रिस्क फैक्टर की
तरफ जा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये केस कंट्रोल स्टडी होती है। नेक्स्ट इज पल्सेटाइल एक्सपेंसाइल। अब ये दो वर्ड होते हैं ना, ये आर्टीरियल स्वेलिंग के लिए होते हैं। मतलब कोई आर्टीरियल स्वेलिंग है जो कि फेमरल ट्रायंगल के अंदर पड़ी है, दिस इज फेमरल आर्टरी एनोरिज्म। BRC है जीन की म्यूटेशन है और फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की। क्लियर। अब ये जो BRC है जीन होता है ना, ये ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ओवेरियन कैंसर भी करवाता है, तो मास्टेक्टमी के साथ सालपिंजो ओवोफ्रेक्टमी भी करवा दो उस फीमेल की। बर्निंग मिक्चुरेशन है और रिकरेंट जेनिटल इन्फेक्शन है। रट्टा मार लेना, UTI गिलिफ्लोजीन से होता है, SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं जो UTI और कैंडिडियासिस करवा देते हैं। हिप की मल्टीपल ऑस्टियोलिटिक लीजन है और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल है, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्टोमा, और इस ट्यूमर को जाइंट सेल ट्यूमर कहते होते हैं। सही हो गया। 10 वीक प्रेग्नेंट है और प्रीवियसली 2 न्यूनेटल डेथ हो चुकी है ड्यू टू कॉन्जेनेटल एनॉमली। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप क्या करवा सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ को देखने के लिए आप कैरियो टाइपिंग करवा सकते होते हैं, लाइक रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो सकती है। भाई अब तो मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा, ओ भाई नज़रें ख़राब हो जाएगी मेरी। चलो कोई नहीं, आपसे मेरी बात सुनना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा फजूल सी स्टेटमेंट है, पहली 2 लाइनों को आप छोड़ देना, बस ये समझना कि जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्ट करने वाला काम आउटर हेयर सेल करते होते हैं। पहला क्वेश्चन में तो कोई हाइपर एंड्रोजिनिज्म दे दिया है, वो किसी काम का नहीं है। सही हो गया, तो इसको छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट इज हम आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसने इंजेक्शन लिया है डे 16 पर और उसको एमिनोरिया डेवलप हो चुका है। इसका मतलब है कि कौन सी ड्रग उसने लिया है। बेस्ट आंसर शुड बी इस प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि मिड साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन लेगा ना, बिल्कुल मिड साइकिल में, तो वह LH सर्च को ब्लॉक कर देगा और एन ओव्यूलेशन करा देगा, जिससे एमिनोरिया हो जाएगा। बड़ा ही फजूल MCQ होता। एक पेशेंट है जिसको पेनफुल फ्लक्चुएंट एब्सेस डेवलप हुई थी, इंसियन ड्रेनेज हुआ, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पॉइंट्स बताए हुए हैं कि उसको इसका इन्फेक्शन हो चुका था। क्लियर। एक प्री टर्म बेबी है और उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो चुका है, तो आपने कहाँ पे जाना है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाना है, जिसमें सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स वगैरह से। आगे चलते होते हैं। सडन सीवियर ग्रॉइन पेन है और टेंडर इरिड्यूसिबल स्वेलिंग है जब उसने हैवी वेट उठाया है, मतलब हर्निया डेवलप हो चुका है और हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड हो चुका है, इन्फ्लेम्ड हर्निया हो चुका है, तो ये रट्टा मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट को ट्रॉमा है अबव द S2 S3 S4, तो ब्लेडर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्पास्टिक ब्लेडर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। ड्यूरिंग रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरी के IVC के आगे कौन सी आर्टरी पड़ी होती है। बेस्ट आंसर शुड बी राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। अगर वो ना हो तो आप राइट रीनल वेन भी लिख सकते होती है, क्योंकि वो भी आगे पड़ी हुई होती है। मैल नरिश अल्कोहलिक पेशेंट है जिसमें वार्निकीज एनसेफलोपैथी है, लाइक कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और निस्टैग्मस, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाइपोग्लाइसीमिया है, हिपैटोमेगालिया है और यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। वॉन किर्क डिजीज़ है। अब एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ अच्छे से देख के आ जाना, क्योंकि एग्जाम में काम आने वाले हैं। लाइक जो वॉन किर्क डिजीज़ होता है उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हिपैटोमेगाली, लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। जो पोम्पे डिजीज़ होता है उसमें पम्प्स खराब होते हैं, एसिड माल्टेज खराब डेफिशिएंट होता है। जो कोरी है उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम और एंड्रेसन में ब्रांचिंग एंजाइम और 5 में मायोफॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी होती है। अगला पार्किंसन है जिसमें रेस्टिंग ट्रेमर, रिजिडिटी और शफलिंग गेट है, तो इसमें डोपामीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। एक पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करती है, क्योंकि इसके नतीजे में ADH प्रोड्यूस होता है। ADH पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये सेलुलोज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी के जो क्लोन है, सॉरी अपेंडिक्स है, उसके बेस में मैस पड़ा हुआ है, यानी पेशेंट को क्लोन का कैंसर वगैरह भी है या अपेंडिक्स का कार्सिनॉइड ट्यूमर है, तो जब ट्यूमर है तो आप साथ में अपेंडेक्टमी के साथ हेमिकोलेक्टमी भी कर दो राइट साइड की, क्योंकि ट्यूमर कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है, फैल सकता होता है। हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, हीमोग्लोबिन यूरिया है और रिंग शेप, यानी पेशेंट को मलेरिया डेवलप हो चुका है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का मलेरिया है, क्योंकि इसके ट्रोफोजॉइड रिंग शेप होते हैं। ओके। प्रोग्रेसिव डिस्निया है, ड्राई कफ है और फाइन बेजल क्रैकल्स है। क्रैकल्स रट्टा मार लो, 2 ही कंडीशन में होते हैं, पल्मोनरी एडिमा में और पल्मोनरी फाइब्रोसिस या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का सिनेरियो था पल्मोनरी फाइब्रोसिस का। बस ये रट्टा मार लो लास्ट पॉइंट कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर 3 चीज़ें ज़्यादा होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC और टोटल लंग कैपेसिटी, और
कौन सी चीज़ें कम होती है? आंसर इज FeV1, FVC, FeV1/FVC रेशो, और लास्ट में पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये कम होता है। तो जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो वो कमेंट्स में लिखे एस्थमा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये अंगूठा पता नहीं किसका है, लेकिन जिसका है उसमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी है।